वेलकम बैक टू पीसिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस के क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्वेश्चन 1 to 5 हमारे हो चुके हैं चैप्टर 1 के। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। हमें डायमेंशंस निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे पहले तो होता क्या है, डायमेंशंस निकालनी है हमने इसकी। तो डायमेंशन से पहले हमें इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू होना चाहिए। पहली बात तो इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल सी से। और ये आया कहाँ से, हमारे पास एक हीट का फॉर्मूला होता है, वो है Q इज इक्वल टू MC T2 माइनस T1। अब ये फॉर्मूला क्या है, हीट का। अब इसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, सी को यहीं पर पड़ा रहने देंगे, ठीक है। सी हमारा यहीं पर पड़ा रहेगा और जो एम है वो नीचे डिवीजन में आएगा, T2 माइनस T1 भी डिवीजन में आएगा। अब थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू MC। तो T2 माइनस T1 एक डिफरेंस है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के डिफरेंस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा टी से। हमने इसको डेल्टा टी से डिनोट कर दिया। अब C की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन M डेल्टा T। यहाँ पर Q क्या है, Q है अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट है। M है मास, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं जिसको हम हीट कर रहे हैं उसका मास कितना है। डेल्टा T क्या है, राइज इन टेम्परेचर, कि हम किसी चीज को अगर गर्म कर रहे हैं, किसी चीज को हम हीट दे रहे हैं तो उसका पहले टेम्परेचर क्या था और बाद में टेम्परेचर क्या हुआ, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर हम बोलेंगे डेल्टा T। अब यहाँ पर स्मॉल सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊं, वो डेफिनेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले से ही देखना, फॉर्मूले से ही आपको डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। सपोज कि मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको गर्म करना है। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मान लेते हैं इसका भी 25 है। अब मुझे क्या करना है, इसका 25 से 26 डिग्री तक टेम्परेचर आगे बढ़ाना है। अब मुझे 25 से इसको 26 डिग्री पर लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 1 ग्राम लूंगा, ठीक है। मार्कर का 1 ग्राम मटेरियल हमने ले लिया। सपोज कि मैं यहाँ पर लिखा कि ये मार्कर का 1 ग्राम का मटेरियल है। अब इस 1 ग्राम मटेरियल का हमें 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करना है, सिर्फ 1 डिग्री से। अगर इनिशियली 25 पर है तो मुझे इसको 26 पर लेकर जाना है बस। अब 25 से 26 तक ले जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लग रही है, कितनी हीट मुझे देनी पड़ रही है, उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। सपोज कि हमारे पास कोई मेटल है, कोई मेटल की कोई भी चीज है, 1 ग्राम मटेरियल लिया मेटल का, और एक मेरे पास है वुड, ठीक है। एक जगह है मेरे पास मेटल और एक जगह है मेरे पास वुड। अब इन दोनों में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की ही डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे होगी, अब देखो मेटल, आप खुद ही सोच लो, आप मेटल को गर्म कर रहे हो तो मेटल फास्ट गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि डेल्टा टी, वो जो डेल्टा टी है, राइजिंग टेम्परेचर जो हमें चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस का, वो ये जल्दी गेन करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, लेट गेन करेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशंस निकालनी थी। तो डायमेंशंस निकालने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार है बिल्कुल, Q अपॉन M डेल्टा T। सिर्फ हमने क्या करना है, इसमें डायमेंशंस पुट करनी है। अब Q क्या होता है, हीट, हीट क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन, सॉरी डायमेंशंस क्या होती है, वर्क वाली, ठीक है। और वर्क की डायमेंशंस क्या होती हैं, देखो हीट क्या होगा, हीट एक एनर्जी है और एनर्जी की जो डायमेंशंस होती है वर्क डन वाली ही होती है, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशंस क्या होंगी, ml2t-2। आई होप आपको याद होगा कि ml2t-2 वर्क की डायमेंशंस होती हैं और वही हमारे पास हीट की आएंगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ml2t-2। नीचे हमारे पास है मास, तो मास को हम कैपिटल M की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि मास की तो M डायमेंशंस होगी। डेल्टा T क्या है, एक टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो T का केल्विन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया केल्विन। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल एडजस्टमेंट्स करनी है। M से M तो देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा L2
t माइनस टू, के ऊपर जाकर पावर माइनस में ले आएगा तो k माइनस वन। ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशंस। सेकंड पार्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। सबसे पहले तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को हीट कर रहे हैं, सपोज इस मार्कर को हम हीट करेंगे और हीट करने के बाद ओवर द वॉल्यूम इसकी एक्सपेंशन जो है सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो, यानी कि सिर्फ इसकी ये वाली लेंथ बढ़ रही है और कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा इसके अंदर। तो जब भी एक डायमेंशन में एक्सपेंशन हो ओवर द वॉल्यूम तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो कि हमारे पास कोई एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड को आपने हीट किया तो हीट करने के बाद उसकी जो लेंथ है ना वो बढ़ गई है। जब लेंथ बढ़ेगी उसी चीज को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सपोज कि हमने लेंथ निकालनी है टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर हम लेंथ निकाल रहे हैं। टाइम टी कैसे? सपोज कि कोई आयरन रॉड का हम एग्जांपल लेते हैं कि आयरन रॉड स्टार्टिंग में उसकी जो लेंथ थी उसको मान के चलेंगे कि टाइम जीरो पर उसकी लेंथ क्या थी? L0। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जब आप इसको हीट करोगे, जितना टाइम क्रॉस होगा हीट करते टाइम, ठीक है, जब आपने डिजायर्ड आपने कोई लेंथ सोची हुई है कि मुझे इस लेंथ तक चाहिए और उस लेंथ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। आप गर्म क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो कि इसकी लेंथ बढ़ जाए। अब जितनी डिजायर्ड लेंथ थी आप वहां तक पहुंच चुके हो, तो उस टाइम पर कितना टाइम क्रॉस हो चुका है, कितना टाइम लगा उसको, तो उस टाइम पर हमने लेंथ मान ली LT। ठीक है, जब जितना टाइम लगा है उसके बाद जो लेंथ आई वो LT है। उसके बाद क्या आएगा फॉर्मूले में? 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और T2 माइनस T1 ये आपको बताइए कि राइजिंग टेम्परेचर कितना हुआ है, यानी कि टेम्परेचर गैप कितना है, इनिशियली टेम्परेचर कितना था और हीट करने के बाद टेम्परेचर कितना हो चुका है, तो उसको माइनस करके निकाल लेंगे। उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है? अल्फा की निकालनी है हमें डायमेंशंस। अल्फा की डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला एडजस्ट कैसे करेंगे? LT इज इक्वल टू, सबसे पहले अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा ये L0 प्लस L0 अल्फा T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 को अगर मैं डेल्टा T लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि डेल्टा T भी क्या होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर ही होगा। ठीक है, या फिर आप बोल दो उसको राइज इन टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारे पास। हमें निकालनी अल्फा की वैल्यू, तो उससे पहले मुझे ये L0 जो प्लस में है इसको बाहर साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा LT माइनस L0, ठीक है, और यहाँ पर आएगा L0 डॉट अल्फा डॉट डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, L0 और डेल्टा T नीचे आ जाएंगे। ये बनेगा LT माइनस L0 अपॉन L0 डॉट डेल्टा T। यहाँ से हमारे पास आई अल्फा की वैल्यू। अब देखो आगे, अब निकालते हैं इनकी डायमेंशंस। डायमेंशंस निकालने के लिए अब यहाँ पर देखो लेंथ से लेंथ माइनस हो रही है। जब लेंथ से लेंथ माइनस होगी तो कुछ लेंथ ही आएगी हमारे पास, यानी कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी? L की फॉर्म में। अब गलती से ये मत कर देना कि L माइनस L कर दो और फिर आप बोलो कि जीरो हो गया आंसर। ठीक है, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बोलो कि LT L आ गया माइनस L0, ये भी लेंथ होगी। अपने तरफ से आप ठीक हो कि आप दोनों को माइनस कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको ओवरऑल सोचना है कि लेंथ से लेंथ जब मैं माइनस करूंगा तो एक लेंथ ही आएगी, तो उसकी जगह एक L आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और नीचे L0 है। L0 यानी कि ये भी एक लेंथ की डायमेंशन से लेकर आएगा। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो हम इसको K की फॉर्म में लिखेंगे। L से L तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा K पावर माइनस 1। थर्ड पार्ट है हमारे पास द गैस कांस्टेंट कैपिटल R। गैस कांस्टेंट कौन से फॉर्मूले से आता है? PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे गैस कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये जब इस टॉपिक पर हम आएंगे तब हम अच्छे से करेंगे। अभी आप सिंपल इसकी डायमेंशन देख लो कैसे निकलती है। PV इज इक्वल टू NRT का फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? PV अपॉन NT। PV अपॉन NT हमारे पास R का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? डायमेंशंस पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। P की डायमेंशंस क्या होती है? P क्या है? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती है? ml माइनस 1 T माइनस 2। अब अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो आप क्या करना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, वहां से भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास P की डायमेंशंस आई। फिर आया वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होंगी? L क्यूब, नीचे है N क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशंस क्या होती है? मोल। तो हमारे पास आएगा मोल। देन है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशंस क्या होती है? केल्विन में, तो K आ जाएगा। देन ये बनेगा M। L पावर माइनस 1 है और L क्यूब है। -1 + 3 क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, तो ml स्क्वायर
टी माइनस टू, मोल ऊपर जाकर बनेगा इनवर्स, मोल इनवर्स, और केल्विन भी इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। और ये हमारे पास आगे इसके डायमेंशंस। ये 7th क्वेश्चन है, टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, ठीक है, हम उसको यूज करते थे, उसी हिसाब से हम हर डायमेंशन को बनाते थे। अब हमारे पास इन्होंने क्या बोल दिया है कि फोर्स, लेंथ और टाइम को आप मान लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब उसके हिसाब से हमें इनकी डायमेंशन निकालनी है। फर्स्ट हमारे पास है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह, क्योंकि हमने फोर्स, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लेकर चलना है क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, फोर्स का ये जो फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, हम इसको यूज करेंगे। यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, नीचे आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में वॉल्यूम पहले से ही पड़ा हुआ है। अब फिर क्या होगा, हमें डायमेंशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब डायमेंशंस कौन सी है, फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल है, तो फोर्स को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, फोर्स ऐसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है, तो मल्टीप्लाई में आएगा एल क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पर अपॉन है, ठीक है, डिवीजन में है ये एल अपॉन टी स्क्वायर, तो नीचे का जो टी स्क्वायर होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा एफ टी स्क्वायर अपॉन एल डॉट एल क्यूब, और एल इंटू एल क्यूब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास बनेगा एफ टी स्क्वायर अपॉन एल पावर 4, और डायमेंशंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा एफ टी स्क्वायर एल पावर -4, ये हमने इसको रख दिया ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है डेंसिटी का, जब फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। सेकंड हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि फोर्स फंडामेंटल मानी जाएगी यहाँ इस क्वेश्चन में, तो फोर्स को फोर्स रखा रहने दो। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर की फॉर्म या सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म, कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर होना चाहिए, लेंथ की कोई भी यूनिट हो, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा एफ एल -2, और ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई है प्रेशर के लिए, जब फोर्स, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाए। थर्ड पार्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का जैसे हमने पहले यूज किया था फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर भी हम फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे, इनटू में है वेलोसिटी। अब इसके डायमेंशंस पुट कर दो, फोर्स तो हमें फंडामेंटली लेके चलना है, तो फोर्स का फोर्स रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, lt-2, इनटू में वेलोसिटी है lt-1। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नोटिस हो रहा है कि l से l तो कैंसिल हो जाएगा। अब और क्या बचेगा, f, ये t की पावर नीचे -2 है, ऊपर जाकर +2 बन जाएगी, और यहाँ पर t की पावर -1 पहले से ही पड़ी हुई है। उसके बाद बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 - 1 1 आ जाएगा, तो एफ टी, ये हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है मोमेंटम की। देन है एनर्जी। एनर्जी के लिए हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का यूज कर लेते हैं, जो कि होगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हम यूज कर लेंगे। अब आपको पता है कि डायमेंशंस में 1/2 या कोई भी न्यूमेरिक टर्म हो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं, तो 1/2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हमारे पास है मास इंटू वेलोसिटी। मास को तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मास को यूज नहीं करना एज ए फंडामेंटल, तो फिर से हम मास की जगह क्या यूज कर लेंगे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। देन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब डायमेंशंस पुट कर दो, डायमेंशंस पुट करके क्या होगा, फोर्स का फोर्स रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह आएगा lt-2, देन ऊपर है वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि lt-1 का स्क्वायर है, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, f आएगा, lt-2 आएगा, देन lt-1 का स्क्वायर करना है, l का तो स्क्वायर हो जाएगा और t पावर -2 हो जाएगी। उसके बाद l और ऊपर है l स्क्वायर, एक l कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ एल, t-2 से t-2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल बचेगा आंसर एफ एल। आई होप आपको समझ आ गया होगा मोमेंटम और एनर्जी की फंडामेंटल यूनिट्स, अगर फोर्स, लेंथ और टाइम हो तो कैसे हमें आंसर निकालना है। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज। कहते हैं कि सपोज करो किसी प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल g होता है, उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर की फॉर्म में। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में बोली गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में, इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि है 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि हमें सब पूरा काम जो है ना इस यूनिट के अंदर करना है, इसी यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो इसको थोड़ा दूर रखना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो 10 हमारे पास अलग से पड़ा है। अब मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर। तो क्या बनेगा, मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक ही मीटर है ना, तो एक मीटर की जगह आएगा 100 सेंटीमीटर। तो हमने इसको वहां पर डायरेक्ट लिख दिया 100 सेंटीमीटर। देन है सेकंड स्क्वायर। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकंड से मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें कन्वर्ट करना है सेकंड से मिनट के अंदर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अब ये पता है आपको कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऑपोजिट से लिखते हैं कि 60 सेकंड्स में 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो, 60 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/60 मिनट्स, यानी कि एक सेकंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/60 मिनट का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड का स्क्वायर हो रहा था, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 10 ऊपर रहेगा सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और नीचे इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और अपॉन में आएगा 3600 मिनट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। तो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर की यूनिट तो आ चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 10 बनेगा 10, यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर तो बन चुका है, तो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारा आंसर उसी में ही आने वाला है। तो यहाँ पर बनेगा 1/3600 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब बात आती है कि हमें इसको चेंज करना है बस, ठीक है, इसको चेंज नहीं, सॉरी कन्वर्ट ही करना है हमें वैल्यू को, हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा, 100/1/3600। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको फ्रैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, ताकि उनको इजीली सॉल्व हो जाए। अगर आप सॉल्व कर सकते हो इजीली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 100 अपॉन, मेन जो अपॉन था वो ये था, ठीक है, 100 अपॉन, तो 3600 जो नीचे वाला होगा ना वो ऊपर चला जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि अगर आपको एक फ्रैक्शन आपके पास, उसको आप डिवाइड कर रहे हो किसी दूसरे फ्रैक्शन से, तो उसमें होता क्या है, जो b है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के न्यूमरेटर के पास आ जाएगा, और सबसे नीचे वाला जो डिजिट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3600 को ऊपर लेकर चले गए, तो ये बनेगा 10, 3600 इंटू 100 अपॉन में है 1, यानी कि नीचे तो सब कुछ खत्म ही हो चुका है। उसके बाद डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 36 इंटू 2 zeros 2 zeros 4 zeros और 5 zeros, यानी कि 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका ये आंसर बनेगा। पॉइंट्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो तो 36 की जगह बनेगा 3.6, और यहाँ पर एक पावर और बढ़ जाएगी। अब अगर किसी बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि ये आपने पॉइंट कैसे लगाया, 10⁵ से 6 क्यों कर दी, तो इसको करने के लिए देखो कि 36 इंटू 10⁵ थी, मुझे क्या करना था, नॉर्मली हमारे जो आंसर्स होते हैं ना फिजिक्स में, वो कैसे आते हैं कि हमें पॉइंट जो है ऐसे हमें आंसर लिखना होता है, 10⁻d, यानी कि जो पॉइंट है ना वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए और 10 की पावर कुछ होनी चाहिए, ऐसे आप कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर नॉर्मली ऐसे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लाने के लिए हम नीचे 10 रखेंगे, क्योंकि 3.6 आना चाहिए, तो नीचे 10 की जरूरत है। अगर मैंने नीचे 10 लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए, तो 10⁵ तो पहले से थी, और मैंने एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया इसको काउंटर करने के लिए। तो हमें इसको काटना नहीं है, इसका पॉइंट लग जाएगा 3.6, 5 और ये 6 बन जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नाउ 9th क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर। स्नेल की कहते हैं कि एवरेज स्पीड है हमारे पास 0.020 माइल्स पर आवर, एंड दैट ऑफ लियोपार्ड इज 70 माइल्स पर आवर, ठीक है। जो लेपर्ड है उसकी जो स्पीड है हमारे पास 70 माइल्स पर आवर की है। हमें इन स्पीड्स को कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज स्पीड जो स्नेल की है, एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल वो दी गई है 0.020,
माइल्स पर आवर। हमें इसको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो हम लाइन वाइज करते हैं, पहले स्नेल की निकाल लेते हैं, फिर लेपर्ड की निकाल लेंगे। 0.02 माइल्स पर आवर। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक माइल में कितना होता है। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। और ऐसा यूनिट में हमें जो लेंथ होती है वो मीटर में रखनी होती है। तो 1.6 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें आंसर देगा 1600 मीटर। यानी कि एक माइल में 1600 मीटर होते हैं। अब 0.020 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर है। ऐसा यूनिट के लिए माइल्स का बनना चाहिए मीटर और आवर्स का बनना चाहिए सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में आना चाहिए आंसर। तो फिर से वही पहले वाले की तरह हमें ये करना है, इसको ऐसे रखना है, हमें सिर्फ ये यूनिट्स पर काम करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 0.020 माइल्स की जगह हम क्या लिखेंगे 1600 मीटर, क्योंकि माइल है ना, एक माइल है, तो एक माइल में 1600 मीटर, तो माइल की जगह मैंने लिख दिया 1600 मीटर। उसके बाद आर है, एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, ठीक है। तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है कि 3600 सेकंड्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको देख लो कि 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट्स है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 3600 सेकंड हो जाएंगे। देन उसको सॉल्व करो, 20 पॉइंट खोलोगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, इनटू में आएगा 1600, अपॉन में आएगा 3600, और मीटर पर सेकंड हमारी यूनिट में तो कन्वर्ट हो ही चुका है। अब सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब 0 से 0 काट दो, 2 0 से 2 0 यहाँ कटेंगी, हमारे पास बनेगा 16 2 से 32, और नीचे बनेगा 3600, ठीक है। और कटिंग अगर हम करेंगे, वैसे तो आप कटिंग ऊपर भी कर सकते हो, तो 2 ऊपर कटेगा, यहाँ पर आएगा 18, और यहाँ पर आएगा 2, सॉरी किस पर जाएगा ये, 2 पर जाएगा, 2 8 16, 2 9 से 18, और हमारे पास ये बनेगा 8/900 मीटर पर सेकेंड। 8/900 का हमारे पास आंसर आता है 0.089, ठीक है। हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.0089 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आया। यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल जो हमें माइल्स पर आवर में दी हुई है 0.020, वो कन्वर्ट कर दी है हमने मीटर पर सेकेंड में। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमें लेपर्ड की निकालनी है एवरेज स्पीड। अब लेपर्ड की एवरेज स्पीड हमें जो दी हुई है माइल्स पर आवर में, वो कितनी दी हुई है 70 माइल्स पर आवर। सेवेंटी माइल्स पर आवर। तो दोबारा से हमने इसको ऐसे लिख लिया, 1 माइल में 1600 मीटर होते हैं, तो 70 इंटू 1600 मीटर, अपॉन में आएगा 3600 सेकेंड्स। ये आया हमारे पास। इसकी जीरोस को कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी। 16 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 112, और साथ में 0 है 1120 अपॉन 36 और मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आंसर आता है 31.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में, जो कि 70 माइल्स पर आवर था। तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, उसमें पूछा गया है द हाइट ऑफ ए मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर। कहते हैं बैरोमीटर में हाइट जो है मर्करी कॉलम की इन ए कैलकाटा लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हाइट रिकॉर्ड करी गई है वो है 75 सेंटीमीटर। बैरोमीटर के अंदर जो मर्करी कॉलम है उसकी हाइट जो देखी गई है वो 75 सेंटीमीटर देखी गई। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स। कहते हैं हमें इसका प्रेशर देखना है एसआई के अंदर भी और सीजीएस यूनिट्स के अंदर भी बाय द यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, तो डेटा कौन सा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी, जो मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, ठीक है, वो कितनी दी हुई है 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दी गई है हमें 13.6। देन है द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 10³ kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमें दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट कैलकाटा। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी इन यूजुअल सिंबल्स। कहते हैं प्रेशर आपको यूज करना है एच रो जी का फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे
अब देखो फॉर्मूला यूज करने से पहले क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कि जो भी मटेरियल है, जैसे मरकरी है, मरकरी की हमें डेंसिटी निकालनी है। तो मरकरी की डेंसिटी कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन में क्या होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 13.6 दी हुई है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है वो 10 पावर 3 हमें दिया ही हुआ है पहले से, ठीक है। तो जब हम इसको इसको इधर इधर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13.6 इंटू 10 पावर 3 डेंसिटी ऑफ मरकरी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13600, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी आ चुकी है जो कि रो है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि हम प्रेशर निकाल रहे हैं ना, तो प्रेशर किसका होगा, मरकरी का ही तो प्रेशर होगा। अगर किसी ट्यूब में सपोज की ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी राइज कर रहा है, मरकरी राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो प्रेशर किसका है, वो मरकरी का खुद का प्रेशर है, इसलिए मुझे मरकरी की ही डेंसिटी निकालनी थी। तो मरकरी की डेंसिटी हमारे पास क्या आई 13600, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। देन हमारे पास है जी हमारे पास है, और एच भी हमारे पास है। एच को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर, जो कि हमारे पास आएगा 0.75 मीटर। अब प्रेशर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला हमें बताया हुआ है कि रो जी एच हमें यूज करना है। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो कि है 13600, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8, और हाइट हमें दी गई है 0.75। अब इसके आंसर को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल के देखूँ, अप्रोक्सीमेटली आंसर कैसा आएगा कि 13600 किसके पास है, ये 10,000 के पास है, तो इसको हम लिखेंगे 10 पावर 4। ध्यान रखना हम प्रॉपर आंसर नहीं निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं। 9.8 को हम 10 मान सकते हैं, 0.7 किसके पास है 1 के पास, तो इसको हम 1 मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 पावर 5। देन हमारे पास है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यूनिट्स अगर हमें दिखनी हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास तो आंसर आ गया एसआई यूनिट्स में। अब इसी को सीजीएस में भी निकालना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि सीजीएस और एसआई दोनों में निकालो। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 पावर 5 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है न्यूटन को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। और कन्वर्जन भी हमने की हुई है लास्ट वीडियोस में। कन्वर्जन क्या थी कि 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो 10 पावर 5 ये तो हमारे पास पहले से ही आंसर में आ रहा था, ठीक है। तो ये वो वाला 10 पावर 5 है, और न्यूटन की जगह हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 5 डाइन, क्योंकि यही कन्वर्जन होती है इसकी। उसके बाद है मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या होगा 10 पावर 5 डाइन, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 पावर 4 हो जाएगा, 10 पावर 4 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 जीरोस कट हो जाएंगी तो हमारे पास 1 जीरो बचेगी सिर्फ। तो यहाँ की 1 और ये 5, 10 पावर 6 हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो आए हैं अप्रोक्सीमेटली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रोक्स, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।